हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। आज से हम एक इम्पोर्टेंट सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड पीआईबी में आने वाले एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ को एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। सेकंड पे हम लोकायुक्त के बारे में देखेंगे। थर्ड पे हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में देखेंगे। फोर्थ पे हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फिफ्थ पे हम लंपी स्किन डिजीज़। सिक्स पे हम एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम रेड सी के बारे में चर्चा करेंगे। सेवन पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का जज इसके चेयरपर्सन हो सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सेक्रेटरी जनरल चेयरपर्सन के कंट्रोल में आने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव एवं फाइनेंशियल पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शन। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। आप अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए वीडियो पॉज करें। आई होप आपने ऐसा किया होगा। अब इसका आंसर हम जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से संबंधित अन्य फैक्ट के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में 2019 में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। उन संशोधन को हम डिटेल में देख लेते हैं। चेयरपर्सन के बारे में 1993 में ये प्रावधान था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसका चेयरमैन होने के लिए एलिजिबल था, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज इसका चेयरपर्सन होने के लिए एलिजिबल कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो 1993 का एक्ट था उसमें केवल 2 मेंबर की बात की गई थी, लेकिन अब इनमें 3 मेंबर की बात की गई है और 2 मेंबर के लिए जो एलिजिबिलिटी है उनको होना चाहिए उन नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किससे संबंधित, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मैटर्स के बारे में। जबकि अब इसमें जो 3 मेंबर्स किए गए हैं उसमें एटलीस्ट एक वुमेन को, इसमें एक कंडीशन लगा दी गई कि एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए। इसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर के बारे में देख लेते हैं। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर इसमें नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को इनमें शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें 3 और मेंबर को जोड़ दिया गया है, जिसमें नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये 3 के चेयरमैन को भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा अगर इसमें टर्म की बात कर लें तो पहले जो टर्म थी इनकी 5 ईयर या 70 ईयर्स, जो भी इनमें से पहले हो जाता है उस समय तक उनका कार्यकाल रहता था, लेकिन अब इसमें 3 ईयर्स, 3 ईयर्स और 70 ईयर्स कर दिया गया है। रीअपॉइंटमेंट के बारे में प्रावधान यह है कि एनएचआरसी में जो मेंबर होते थे वो 5 ईयर के लिए उनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता था, लेकिन अब 5 ईयर्स की लिमिट को हटा दिया गया है रीअपॉइंटमेंट के लिए। सेक्रेटरी जनरल के पावर के बारे में ये कहा गया था कि वह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, साथ ही साथ उसको जो पावर डेलीगेट किए जाएंगे वो उन पावर को एक्सरसाइज करेगा, लेकिन अब ये कर दिया गया है कि चेयरपर्सन के कंट्रोल में आने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर को वह एक्सरसाइज कर सकेगा एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शन। ये बात थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त के बारे में ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया था लोकपाल
और लोकायुक्त की संस्था को, जिसमें नागरिकों के शिकायत निवारण के लिए एक दो बॉडी बनाने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि केरला ऐसा फर्स्ट स्टेट था जिसने लोकायुक्त को के इंस्टीट्यूट को इंट्रोड्यूस किया, लोकायुक्त एंड लोकायुक्त एक्ट 1971 के तहत। साथ ही साथ तीसरा स्टेटमेंट है कि लोकायुक्त की जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है बाय द नॉमिनेशन बाय चीफ मिनिस्टर। तो इन स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए। आई होप आपने ऐसा किया होगा। तो इसमें देख लेते हैं, इसका आंसर 1 और 3 ओनली है, क्योंकि ये जो सेकंड स्टेट में जो केरला की बात की गई है ये फर्स्ट स्टेट नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट था जिसने लोकायुक्त के इंस्टीट्यूट को अपने राज्य में इनिशिएट किया था। लोकायुक्त के बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। लोकायुक्त की जो बॉडी है उसको कौन गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन किसके नॉमिनेशन से? चीफ मिनिस्टर के नॉमिनेशन से। अब चीफ मिनिस्टर का कंसेंसस जो होगा वो उसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी उनको कंसेंसस लेना होगा। साथ ही साथ उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो लीडर ऑफ अपोजिशन उनके भी लेने होंगे। साथ ही साथ जो स्पीकर हैं असेंबली के उनका कंसेंसस लेना होगा। साथ ही साथ अगर वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहाँ के चेयरपर्सन का भी उनको कंसेंसस लेना होगा। तो नॉर्मल अगर यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो 3 लोगों का कंसेंट लेना होगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ असेंबली और स्पीकर ऑफ द असेंबली। यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड चेयरपर्सन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी कंसेंसस चीफ मिनिस्टर को लेना होगा। और यदि जब लोकायुक्त को जब उनको अपॉइंट कर दिया जाता है तो उनको फिर गवर्नमेंट के द्वारा ना तो डिसमिस किया जा सकता है और ना ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उनको केवल इम्पीचमेंट के द्वारा असेंबली के थ्रू ही उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो एलिजिबल हैं लोकायुक्त बनने के लिए, या तो वो हाई कोर्ट के जज हों या रिटायर्ड जज हों हाई कोर्ट के, वह लोकायुक्त बनने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा हमने ये बात की कि महाराष्ट्र ऐसा फर्स्ट स्टेट था जिसने इंट्रोड्यूस किया लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन को अंडर द आर्टिकल लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट इन 1971। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें ये क्वेश्चन 2019 में यूपीएससी में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 ने एग्जेम्प्ट किया है कुछ पोस्ट को, किसके लिए? डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड के, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इस अमेंडमेंट को, जो कि पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 है, इस एक्ट को 5 टाइम्स अमेंड कर दिया गया है। थर्ड में कहा गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वेल डिफाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन को हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के हम अप्रोच को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये काफ़ी रेयर फैक्ट है और एस्पिरेंट्स को इसके बारे में रेयरली ही पता होगा, लेकिन सेकंड फैक्ट तो और ज़्यादा डीप फैक्ट है जिसके बारे में एस्पिरेंट्स काफ़ी रेयरली जानते होंगे। लेकिन अगर हमने अगर लक्ष्मीकांत की बेसिक रीडिंग की है, उसमें हम एक बात को ज़रूर जानते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वेल डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर हमें ये स्टेटमेंट पता है तो ये स्टेटमेंट अगर ये बोल रहा है कि वेल डिफाइन किया गया है तो ये स्टेटमेंट अपने आप रॉन्ग हो जाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सेकंड में भी है, थर्ड स्टेटमेंट थर्ड में भी है, और ये फोर्थ ऑप्शन में भी है। तो इससे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। इससे आपका एक आंसर निकल के आ जाता है, ए इज़ द राइट आंसर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। इसमें द पार्लियामेंट प्रिवेंशन डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 में कुछ पोस्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है डिस्क्वालिफिकेशन से।
आपको ये पोस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कुछ पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया है। साथ ही साथ इस एक्ट को 5 टाइम्स संशोधित किया गया है। इसमें 1960 में, 92 में, 93 में और 2006 और 2013 के अंतर्गत इसको 5 टाइम्स संशोधित किया जा चुका है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो एवोल्यूशन हुआ है वो कोर्ट के जजमेंट के इंटरप्रिटेशन के थ्रू हुआ है, जो कि लगातार वेरियस कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू। तो ये था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसको 2007 में इनिशिएट किया गया था। किसके लिए? एक कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि स्कीम इंसेंटिवाइज करती है यदि स्टेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसके लिए? एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए। थर्ड में बोला गया है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास रफ्तार योजना के रूप में कंटिन्यू करने के लिए, और किसके रूप में? सेंट्रली सेक्टर स्कीम के रूप में। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1 and 2 ओनली। इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, तो ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है, बल्कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो हमारे नॉर्मल स्टेट्स होते हैं, नॉर्मल स्टेट्स में फंडिंग होती है 60-40, जबकि जो हमारे हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होते हैं उनके लिए फंडिंग की जाती है 90-10, और यूटीज़ के लिए जो फंडिंग होती है वो होती है आपकी 100%। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, इसके बारे में और हम फैक्ट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में ये एक अम्ब्रेला, एक छत्र योजना के रूप में ये लाई गई थी। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम है, इंसेंटिवाइज करती है अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में। साथ ही साथ इसको अभी RKBY को RKBY रफ्तार के रूप में कंटिन्यू किया गया है। रफ्तार का फुल फॉर्म है रेम्युनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। इसके अलावा जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसको एक एग्रीकल्चर को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाना, जिससे कि किसानों को जो उनका फ़ायदा पूरी तरीके से हो सके। तो ये बात थी RKBY के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में। लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये फर्स्ट सीन हुआ था एज अ एपिडेमिक जाम्बिया में इन 1929। जाम्बिया एक अफ्रीका का एक देश है जिसमें ये 1929 में एपिडेमिक के रूप में सीन किया गया था। दूसरा सेकंड स्टेटमेंट में इसका जो कॉजेज़ है, इसका जो कारण है वो है पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिसीज़, जो कि किसके साथ पाया जाता है? कैटल और वाटर बफेलो के साथ। तो ये इसके लिए एक कारण है। तीसरा इसमें कहा गया है कि ये इसके लिए स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लंपी स्किन डिसीज़। तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी एग्ज़ाम हॉल में भी, क्योंकि कभी कभी हम सिली मिस्टेक कर लेते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा होता है और हम करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट कराते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अगर इसमें पूछते तो इसका आंसर हो जाता है ए, और कई लोग ए ही ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये इसके लिए जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसके लिए स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले ये इसका जो कारण है वो पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिसीज़ वायरस है, और FAO ने इसके बारे में कहा है कि इसकी मोर्टलिटी रेट लेस देन 10% है। और सबसे पहले इसका जो सीन किया गया था वो किया था एपिडेमिक के रूप में जाम्बिया इन 1929 में।
इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में वैक्सीनेशन इसकी डेवलप की जा रही है किस प्रोग्राम के तहत, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया के तहत। इसके अलावा इसमें कोई एंटीवायरल ड्रग इसके लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसको एक सपोर्टिव केयर के द्वारा कैटल के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम रेड सी के बारे में बात करेंगे। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक नॉर्थन एंड के बारे में, एक सदर्न एंड के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है नॉर्दर्न एंड पर यह सेपरेट करता है गल्फ़ ऑफ अक्कावा को गल्फ़ ऑफ सुएज से, जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को किससे, सुएज कैनाल से। रेड सी कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को विद द हेल्प ऑफ सुएज कैनाल। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सदर्न एंड कनेक्ट करता है गल्फ़ ऑफ एडन को आउटर इंडियन ओशन से बाय द स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब के द्वारा। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब इसका हम मैप देख लेते हैं। इसके नॉर्थन एंड पे देखें तो ये है गल्फ़ ऑफ अक्काबा और ये है सुएज, गल्फ़ ऑफ सुएज, ठीक है। और ये सुएज कैनाल है जिसके थ्रू रेड सी मेडिटेरियन सी से कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा सदर्न एंड पर देखें तो बाब एल मंदेब संधि ये रही, जो गल्फ़ ऑफ एडन है वो आउटर इंडियन ओशन से आपका कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा इसके अगर हम बॉर्डरिंग कंट्री के बारे में बात करें तो इसके लिए एक ट्रिक है डेजी। डी से इसमें जिबूती, ई से इरिट्रिया, ई से इजिप्ट, एच से सूडान, और इसके फिर अगर हम ईस्टर्न साइड में आ जाएं तो सऊदी अरेबिया और देन आपका यमन। तो ये 6 कंट्री हैं जिनको हम इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में एक फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल बैंक है जो इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ADB और वर्ल्ड बैंक के सभी मेंबर्स के लिए इन्होंने मेंबरशिप खोल रखी है, ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड ADB। इसमें आप बता सकते हैं कि ADB का मुख्यालय कहाँ है, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा थर्ड में फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे गवर्नर थे उर्जित पटेल, वो अपॉइंट किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट किसके, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, जिसमें चाइना इसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसके बाद इंडिया इसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, मतलब इंडिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। इसके अलावा इसी कंट्रीब्यूशन के आधार पर इनके वोटिंग राइट्स डिफाइन हैं, तो चाइना के वोटिंग राइट्स सबसे ज़्यादा हैं, सेकंड नंबर पे इंडिया के वोटिंग राइट्स हैं, थर्ड पे रशिया के वोटिंग राइट्स इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इसके हेडक्वार्टर की बात कर लें तो इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है, जो कि 2016 से ऑपरेशनल है। यदि हम इसके 2020 के डेटा की बात करें तो अभी इसमें 103 मतलब 103 अप्रूव्ड मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो कि 79% आपका ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ 65% ऑफ GDP में कंट्रीब्यूट करने वाली ये देश हैं। ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। थैंक यू टू लिसनिंग मी एंड इसी तरीके के सेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS Academy। थैंक यू।